नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए भूगोल विषय का जो है रिवीजन क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग पर्वत, पठार, घाटी एवं घास के मैदान से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो ये आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेफ्रीज। पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन जेफ्रीज ने किया था और जेफ्रीज के अनुसार पृथ्वी में कई संकेंद्रीय परतें पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, होम्स ने। आर्थर होम्स ने अपने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928 में भूपटल पर पर्वत की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए किया था। और तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अभी आपको बताया गया, संवहन तरंग सिद्धांत जो है ये आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया था और यह भूपटल पर पर्वत की उत्पत्ति की समस्या के निराकरण के लिए था, न कि चक्रवात के लिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये प्रवाल भित्ति से संबंधित है, स्थिर तरंग सिद्धांत ये ज्वारभाटा से संबंधित है और तापीय चक्र सिद्धांत ये महाद्वीप एवं महासागर से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी विकल्प यहाँ सुमेलित नहीं है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत यहाँ दिया गया है जॉली, तो ये सुमेलित नहीं है आपका। परिवर्तन के संबंध में दिए गए सिद्धांतों में जो है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये डेली ने दिया है, ना कि जॉली। तो बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। जबकि जॉली द्वारा जो है रेडियो एक्टिवता सिद्धांत दिया गया है, तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है। बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी भूसन्नत सिद्धांत ये कोबर्ग के द्वारा दिया गया है, संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स के द्वारा दिया गया है और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये वेगनर के द्वारा दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ आप देख सकते हैं पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित शब्दावली दी गई है। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है। तो जो है क्रेटोजेन से संबंधित है, ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है बी आपका तापीय संकुचन सिद्धांत, तो ये हो जाएगा तनावहीन स्तर से, बी का चौथा। और सी है रेडियो एक्टिवता सिद्धांत, तो यह हो जाएगा आपका सागरीय अतिक्रमण काल से, यानी कि सी का दूसरा। और महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत यह भूमध्य रेखीय गुंबद से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा आपका, स्थेनोस्फीयर में से। स्थेनोस्फीयर ये ऊपरी मेंटल का भाग होता है और लिथोस्फीयर से नीचे यह होता है। यह ज़मीन से लगभग 100 किलोमीटर से नीचे स्थित होती है। अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें जो है यह स्थेनोस्फीयर में ही उत्पन्न होती हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, पर्वत और घाटियाँ किस संचरण से बनती हैं। तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, क्षैतिज संचरण से। पर्वतों एवं घाटियों के निर्माण तथा विकास में मुख्य रूप से संपीड़न की शक्ति, खिंचाव की शक्ति, ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों के जमाव, अपरदन के प्रभाव तथा स्थल के उभार एवं अवतलन आदि का सहयोग इसमें रहता है। और पर्वतों एवं घाटियों के निर्माण में मुख्य रूप से प्लेटों के क्षैतिज संचरण की भूमिका होती है। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एवं प्लेट टेक्टोनिक द्वारा इसकी व्याख्या जो है की जा सकती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, जब तीव्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं तो परिणाम स्वरूप बना वलन कहलाता है। तो यह परिवलन कहलाता है। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
जब क्षैतिज संचलन ये अत्यधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है जिससे कि वलन की दोनों भुजाएं वह परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं, तो उसे परिवलन या जो है परिवलित वलन कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन है, लंबे, सकरे, उथले तथा अवसादों के जमाव से निरंतर धंसते हुए सागरों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा भूसन्नति। भूसन्नति ये लंबे, सकरे तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ जो है तली में धंसाव होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा ग्रीवाखंड। ग्रीवाखंड या नापे ये तीव्र क्षैतिज संचलन तथा संपीड़न का परिचायक होता है और अत्यधिक संपीड़न बल के कारण वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष पर टूट जाती है तथा निचली परतें ऊपर की ओर आ जाती हैं। क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न जारी रहने पर जब वलन की एक भुजा टूटकर दूसरे वलन पर चली जाती है तो उसे ग्रीवाखंड कहते हैं और इस प्रकार ग्रीवाखंड का निर्माण होता है। जबकि रिफ्ट घाटी यानी कि भ्रंश घाटी ये होस्ट एवं ग्रावेन का निर्माण या भ्रंशन द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही होगा। और 11वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है? तो यह होगा नापे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नापे या इसे ग्रीवाखंड कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कथन सही है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया कि प्रतिवलन में उल्टी भुजाएं कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं, ये आपका सही है। और इसमें डी ऑप्शन भी सही है कि व्युत्क्रम भ्रंश संपीड़न बल के प्रतिफल हैं। बी और डी दोनों यहाँ सही है। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, दिया गया एकनति वलन के निर्माण में संपीड़न बल का प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है आपका। फिर सी है कि नति लंबी सरपड़ ये भ्रंशों में तीव्र कगारों का निर्माण होता है, ये भी सही नहीं है। बी और डी यहाँ पे सही है जो है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, याद रखिए बी और डी दोनों। 13वां क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? तो यह भ्रंशन का परिणाम है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी ये भ्रंशन का परिणाम होता है। रिफ्ट घाटी या दरार घाटी का विकास तब होता है जब किसी स्थान पर दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जबकि बीच का भाग स्थिर रहे और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाएं। सामान्य रूप से रिफ्ट घाटी लंबी तथा सकरी परंतु अत्यधिक गहरी होती है ये। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रिफ्ट घाटी की तली सागर तल से नीचे है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से होगा जॉर्डन घाटी। जॉर्डन घाटी की तली जो है सागर तल से नीचे है और जॉर्डन घाटी की सतह सागर तल से करीब 433.3 मीटर नीचे है। इस ग्राबेन की समस्त गहराई जो है वह 1.6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन से होगा, पूछा गया कौन सी रिफ्ट घाटी की तली जो है सागर तल से नीचे है, तो वह है जॉर्डन घाटी। 15वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है कौन सी? तो अभी बताया गया आपको जॉर्डन नदी की घाटी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जो है जॉर्डन नदी की घाटी है और यह लाल सागर के बेसिन से होते हुए जाम्बेजी नदी तक ये फैली है। इसे महान भ्रंश घाटी भी कहते हैं और इसकी कुल लंबाई लगभग किलोमीटर में देखा जाए तो 6400 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। 16वां क्वेश्चन है, दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? तो विकल्प यहाँ आप देख सकते हैं। तो यह कहता है भ्रंश घाटी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दो समानांतर भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ जो है नीचे की ओर धंस जाता है तब भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदी का प्रवाह मार्ग भी भ्रंश घाटियों से होकर के जो है होता है और ये भ्रंश घाटी से होकर के जो है प्रवाह होने वाले ये उदाहरण भी दिया जाता है, नर्मदा, ताप्ती। पूछा जाता है कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वह है नर्मदा और ताप्ती, जिनमें दामोदर नदी भी है। 17वां क्वेश्चन है, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सही होगा आपका ब्लॉक पर्वत भी कहलाता है और हास्ट पर्वत भी कहलाएगा।
तो सी और डी दोनों ही विकल्प सही होगा। यानी कि ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण जो है ये तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। ये पर्वत दो समानांतर भ्रंशों के मध्य स्थित होते हैं। जब दो समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, और इसमें ऊपर उठे हुए स्थल खंड को ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट पर्वत भी कहा जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही होगा, सी और डी दोनों। 18वां क्वेश्चन है, दो सामान्य भ्रंशों के मध्य उत्थित खंड यानी कि ब्लॉक कहा जाता है। तो अभी बताया गया आपको हॉस्ट या फिर जो है ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, जब तनाव के कारण भूखंड पर दो समानांतर दरारें पड़ती हैं तथा मध्यवर्ती भाग के दोनों ओर के भूखंड नीचे धंस जाते हैं तथा मध्य भाग खड़ा रहता है तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ डी से हो जाएगा, भ्रंशोत पर्वत। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भ्रंश से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्राबेन जो है ये भ्रंश से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन है, हॉस्ट स्थलाकृति उत्पन्न होती है। तो बताया जा चुका है आपको, ये भ्रंशन से जो है उत्पन्न होती है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। और 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है। तो यह सियरा नेवादा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत यह मिश्रित या जटिल पर्वत का उदाहरण है, और यह पर्वत आग्नेय निर्मित मिश्रित पर्वत है। जब किसी पर्वत की संरचना में कई पर्वत की संरचना संबंधी विशेषताएं सम्मिलित रूप से पाई जाती हैं तो उसे जटिल या मिश्रित पर्वत कहा जाता है। तो उदाहरण जो है सियरा नेवादा है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हॉर्सिनियन और उसके बाद अल्पाइन। प्रमुख पर्वत निर्माणकारी घटनाओं एवं काल के आधार पर देखा जाए तो भूपटल पर जो है पर्वतों को 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें जो है पहला है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है कैलेडोनियन, उसके बाद तीसरा हॉर्सिनियन है और चौथा अल्पाइन। तो क्रम जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा, काकेशस पर्वत। अल्पाइन पर्वतीकरण के फलस्वरूप प्रायः हर महाद्वीप में विस्तृत तथा उच्च वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है तथा कुछ प्राचीन पर्वतों का पुनः उत्थान हुआ है। इस हलचल के कारण जो है यूरोप में अल्पाइन पर्वत क्रम में मुख्य आल्पस है, कार्पेथियन है, पेरेनीज है, बाल्कन पर्वत है, काकेशस है, कैंटेब्रियन है, एपिनाइन है और दिनारिक आल्पस पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन में काकेशस दिया गया है, सही हो जाएगा डी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, एशिया में अरावली। अरावली पर्वत ये प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युग के पूर्व का पर्वत है, जिसे जो है विश्व का प्राचीन पर्वत जो है माना जाता है। और परंतु जो है ये अत्यधिक अनाच्छादन के कारण जो है आंशिक रूप में ये मिलते हैं। और इसके अन्य उदाहरण में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका में है लारेशियन, उसके बाद यूरोप में है फेनोस्कैंडिया पर्वत, और यूरोप में जो है आल्पस, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में एंडीज और एशिया में हिमालय। ये जो है अल्पाइन पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहते हैं, और यह पर्वत जो है वलित पर्वत भी कहलाते हैं। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से होगा, पूछा गया कि कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है, तो वह एशिया में अरावली, जो कि प्राचीन जो है सर्वाधिक प्राचीन पर्वत इसे माना जाता है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो अभी जो है आपको बताया जा चुका है, अपलेशियन पर्वत यहाँ से होगा, बी ऑप्शन। टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम कुनलुन पर्वत है, आल्पस पर्वत है, एंडीज पर्वत है, जबकि अपलेशियन पर्वत ये टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है, यह कैलिडोनियन पर्वतीकरण का से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। तो यह उपभोगी प्लेट किनारा।
बी ऑप्शन से हो जाएगा। उपभोगी प्लेट किनारा ये बलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित हैं और उपभोगी प्लेट किनारा को विनाशी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो जो भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा मुड़कर नीचे की ओर चला जाता है और इन प्लेट के किनारों का उपभोग या ह्रास होता है। इस दौरान जो है उत्पन्न पार्श्ववर्ती संपीड़न के कारण बलित पर्वतों का निर्माण होता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत नहीं है? तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और यह जर्मनी में स्थित है, और जबकि एंडीज हो गया, हिमालय, आल्प्स, ये सभी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। और आपको बता दें कि जो है पाकिस्तान का साल्ट रेंज ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा जो कि यूएसए में है, ये सियरा नेवादा पर्वत जो है ये विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। तो यहाँ पे जो है वलित पर्वत पूछा गया है, कौन सा नहीं है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा वलित पर्वत का। आपको अभी बताया जा चुका है जो है एंडीज पर्वत और हिमालय हो गया, आल्प्स, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यूराल पर्वत किस श्रेणी के पर्वत हैं? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा प्राचीन वलित। यूराल पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी का पर्वत है और यह रूस में स्थित है। यह पर्वत श्रेणी यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तो यदि पूछा जाए कि एशिया और यूरोप के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है, तो वह है यूराल पर्वत। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित अपलेशियन पर्वत भी प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। और वलित पर्वत दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका नवीन वलित पर्वत होता है, दूसरा प्राचीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वतों में आपका हिमालय आ जाएगा, रॉकी पर्वत आ जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? एक तरफ पर्वत दिया गया, दूसरी तरफ देश, तो कौन इसमें सुमेलित है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है माउंट किनाबालू मलेशिया। माउंट किनाबालू ये मलेशियाई राज्य सबा के जो है किनाबालू राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है और 4095 मीटर ऊंची यह चोटी हिमालय एवं न्यू गिनी के मध्य सर्वोच्च चोटी है और यह बोर्नियो द्वीप के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सुमेलित है। किलिमंजारो चिली दिया गया है, ये आपका गलत है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत पूछा जाए तो ये तंजानिया में है। और एलबुर्ज जो है दिया गया है थाईलैंड में, ये भी गलत है। एलबुर्ज पर्वत कहाँ है? तो ईरान में है। उसके बाद अकांकागुआ दिया गया है कनाडा, ये भी गलत है आपका। अकांकागुआ जो है ये एंडीज श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है और यह चिली में अवस्थित है, चिली। तो केवल जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित है आपका। 32वां क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत स्थित है, तो अभी आपको जो है बताया जा चुका है तंजानिया में स्थित है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, माउंट देनाली दिया गया है, ओहियो, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। माउंट देनाली जिसे माउंट मैकिनले भी कहा जाता है, ये अलास्का श्रेणी में स्थित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। बाकी जो है सभी है आपका सुमेलित है ना कि, तो यहाँ पे ओहियो दिया गया है, कहाँ पे है ये? अलास्का में है। बाकी जो है माउंट रेनर वाशिंगटन में है, माउंट शास्ता कैलिफोर्निया में है, माउंट मैकेंजी ये कनाडा में है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्रमुख पर्वत चोटियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ ऊंचाई दिया गया है। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8848.86 मीटर वर्तमान में हो गया है, याद रखिएगा। 8848.86 वर्तमान में एक करेंट डाटा हो गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। तो ये का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। नंदा देवी की ऊंचाई कितना है? तो 7818 मीटर नंदा देवी की ऊंचाई है, यहाँ पे बी का पहला हो जाएगा। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई जो है 8598 मीटर है, सी का हो जाएगा चौथा। मकालू पर्वत का ऊंचाई जो है 8481,
तो डी का हो जाएगा दूसरा यहाँ पे। तो 3, 1, 4, 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। और आपको बता दें कि जो सर्वाधिक ऊंचा पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है, जो कि इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गया वर्तमान में। उसके बाद दूसरे नंबर पे है केटू गार्डविन आस्टीन, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये आपका पीओके में है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से किसमें अहागर एवं तिबेस्ती पर्वत अवस्थित हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, सहारा। अहागर एवं तिबेस्ती पर्वत ये सहारा मरुस्थल में स्थित हैं। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल है और इस मरुस्थल का विस्तार जो है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान एवं ट्यूनेशिया में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। 36वां क्वेश्चन है, संसार की छत कहा जाता है किसको? तो पामीर के पठार को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य एशिया में स्थित है पामीर का पठार। ये हिमालय के साथ तिरकासान, काराकोरम, क्युनलुन और हिंदुकुश का सम्मिलन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी इस्मोली सोमोनी है तथा सबसे बड़ा हिमनद जो है वह फेड चेनको हिमनद है, जो कि 77 किलोमीटर लंबा है। और संसार का छत नामक पारिभाषिक पद ये सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए ही प्रयुक्त किया गया था। अब इसी पद को तिब्बत का पठार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? तो अभी आपको जो है बताए हैं पामीर के पठार या तिब्बत के पठार को, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो उनका व्यवसाय है पशुपालन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन होता है, जबकि मैदानों में वह कृषि होता है। और मैदानों में जो है कृषि ये प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत प्रमुख रोजगार है। तो यदि पूछा जाए आपसे जो है कि मैदानों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो कृषि है। और यहाँ पूछा गया पठारों में व्यक्तियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो पशुपालन है। 39वां क्वेश्चन है, यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है तंबाकू के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की कनेक्टिकट घाटी तंबाकू उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है और इसका उपयोग सिगार निर्माण के लिए किया जाता है। 40वां क्वेश्चन है, प्लाया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मध्य ढाल वाले मैदान को कहते हैं? तो यह कहलाता है वजादा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गर्म, शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय अग्रभाग तथा पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजादा कहते हैं। 41वां क्वेश्चन है, पोल्डर मैदान पाए जाते हैं? तो ये नीदरलैंड में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित सेल्वा क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे ब्राजील के भूमध्य रेखीय वनों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सेल्वा या सिल्वास कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा। 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार जो है ये 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। और इसकी स्थिति विषुवत रेखा के दोनों ओर, जहाँ शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा अधिक औसत वार्षिक जो है ये 500 से करीब देखा जाए तो 2000 मिलीमीटर के बीच होती है। और इस मैदान में घास के साथ साथ बीच बीच में जो है झाड़ियाँ या वृक्षों की विभिन्न प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो पूछा गया है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, तो 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। 44वां क्वेश्चन है, पंपाज तथा स्टेपीज हैं? तो यह है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पंपाज एवं स्टेपीज ये मध्य अक्षांशीय, ये जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है, घास के मैदान है ये। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने जो है इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को माना था, लेकिन जो है संशोधित उत्तर कुंजी में बोर्ड ने बाद में विकल्प ए को जो है सही माना, यानी कि मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को सही माना। पंपाज आपको पता होगा कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना में पाया जाता है। 46वां क्वेश्चन है, सवाना घास के मैदान कहाँ है?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। सवाना घास के मैदान ये उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं और इस तरह के घास के मैदान को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से भी जो है जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं सेल्वा दिया गया है, प्राग्वे ये आपका गलत है। सेल्वा ये प्राग्वे में स्थित नहीं है, ये अमेजन बेसिन में विस्तृत है जो कि ब्राज़ील का वर्षा वन है। ग्रांड चाको का विस्तार मुख्यतः जो है अर्जेंटीना में हो गया, प्राग्वे और बोलिविया में है। कंपोज घास के मैदान जो है का विस्तार इनका दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण प्राग्वे और उत्तर पूर्व अर्जेंटीना में पाया जाता है। लानोज जो है ये वेनेजुएला में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है बाकी सभी सुमेलित हैं, बी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख सकते हैं बताया भी जा चुका है, सेल्वा दिया गया है चिली। तो सेल्वा जो है ये मुख्यतः ब्राज़ील में पाए जाते हैं जो कि अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। पेंटागोनिया ये आपका अर्जेंटीना सही है। ग्रांड चाको प्राग्वे, लानोज घास के मैदान ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, लानोज घास के मैदान ये चिली में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। तो डी ऑप्शन सुमेलित है। पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह से अलग है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो है ये आपका लानोज घास के मैदान जो है ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जो कि लानोज जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आता है। बाकी पंपाज हो गया, डाउन्स और वेल्ड ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो है सी ऑप्शन यानी कि लानोज ये भिन्न है, यानी कि अलग पूछा गया है कौन सा है। तो लानोज जो है ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आता है जो कि वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। तो पंपास, डाउन्स और वेल्ड ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं, जबकि लानोज जो है ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत आता है। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। लानोज बताया भी जा चुका है, वेनेजुएला में पाया जाता है। पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ घास के मैदान है, दूसरी तरफ महाद्वीप है। तो लानोज सबसे पहले दिया गया है, आप देख सकते हैं, आपको बताया भी जा चुका है। लानोज वेनेजुएला में पाए जाते हैं और वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये का हो जाएगा चौथा। स्टेपी ये आपका यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, बी का हो जाएगा तीसरा। प्रेरीज ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। वेल्ड ये अफ्रीका महाद्वीप में। तो सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 यानी कि विकल्प ए सही है। तो दोस्तों जो है ये था आपका पर्वत, पठार और घास के मैदान से जुड़े जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका एक तरह से जो है रिवीजन क्लास है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप यूपीपीएससी और या यूपीपीएससी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी और यूपीपीएससी का एक जो है न्यू अनाउंसमेंट है, जिसमें आप 12 मंथ का जो है कोर्स लेते हैं तो 2 मंथ आपको जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन उसका मिलेगा। यदि आप 2 साल का यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ जो है एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिससे आप जो है अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है कर सकें। और अनअकैडमी पर फतेह यूपीपीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जाता है। ये प्रत्येक संडे को 11 बजे टेस्ट कराया जाता है, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा।
फिर आपका गुरु नेतृत्व स्कॉलरशिप टेस्ट, ये भी आपका फ्री ऑफ कास्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा ये तैयार किया गया है। इसका टाइमिंग है 8 PM और जो है डिस्कशन इसमें 8:30 से होगा और ये आपका ट्यूसडे को 7:30 बजे होता है और ट्यूसडे को जो है डिस्कशन टाइम जो होता है वह 8 बजे। तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर जो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लस फीचर्स इतने सारे आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर है आपका प्रगति यूपी PSC RO प्रीलिम्स 2021, ये टेस्ट का जो है शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। फिर है बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे, विजय पथ जो कि GS पेपर 3rd आंसर राइटिंग बैच कोर्स 2021, ये आपका 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर है लक्ष्य UPPSC 2022, ये 12 मंथ का प्रीलिम और मेंस बैच कोर्स है जो कि 23 जून से शुरू हो गया है। तो यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। और इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको जो है 10% का इसका इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, ये आपका घर बैठे BPSC और UPPSC की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। और हमें जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी UPPSC और UPSSC 2021, जिसमें आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है और बैच के बारे में जो है जानकारी सभी आपको मिलते रहेंगे। तो आप जो है यदि इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए।